प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल बोरा, आपका विज्ञान अध्यापक, विज्ञान विषय की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्याय 10वां, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिलहाल हम अपवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। और अपवर्तन के बारे में मैंने ये बताया था कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से कुछ विस्थापित हो जाती है, और विस्थापित होने की इस घटनाक्रम को ही, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, और एक बात और सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम के, एक माध्यम के का दूसरे माध्यम के अनुसार कितना विस्थापन होता है, इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? अपवर्तनांक के द्वारा। यानी अपवर्तनांक हमें बताता है कि इस माध्यम का दूसरे माध्यम के अनुसार कितना विस्थापन हुआ है। मान लीजिए एक माध्यम वायु है, एक माध्यम जल है, और हम जल का वायु के अनुसार अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, तो अपवर्तनांक जो आएगा वो हमें ये बताएगा कि जल की तुलना में वायु में विस्थापन कितना है। प्यारे बच्चों, अब एक बात प्यारे बच्चों मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि यहां पर हम बार बार उपयोग करते हैं सघन माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन का मतलब गहरा, विरल का मतलब पतला। तो प्यारे बच्चों, यहां पर यह सघन या गहरा, विरल या पतला, ये पदार्थ के घनत्व के हिसाब से नहीं हो रहा, उसके भारीपन के हिसाब से नहीं हो रहा, उसके प्रकाशिक घनत्व के हिसाब से हो रहा है। पदार्थ का घनत्व का मतलब उसमें जो मास है, उसका जो भार है, वो पदार्थ का घनत्व होता है। और प्रकाशिक घनत्व का मतलब होता है उसमें से कितना प्रकाश गमन कर रहा है। तो यहां पर विरल और सघन का मतलब पदार्थ के द्रव्यमान घनत्व से नहीं है, उसके प्रकाशिक घनत्व से है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये चीज आपने ध्यान से समझनी अच्छी तरह से प्यारे बच्चों। अब इसका मतलब अगर इसको विरल माध्यम की बजाय हम क्या कहें बेटे? प्रकाशिक विरल माध्यम कहें, और सघन की बजाय हम क्या कहें बेटे? प्रकाशिक सघन माध्यम कहें, तब बढ़िया है। अब आप ये पूछोगे सर, ये प्रकाशिक विरल और प्रकाशिक सघन माध्यम क्या होते हैं? ये कहता कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्राकर्षिक सघन है। हम कब कहेंगे ये बात? तो कहता दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। यानी जिसमें अपवर्तन अधिक होता है, यानी जिसमें पथ का विस्थापन अधिक होता है, हम कहेंगे वो माध्यम सघन है। और जिसमें पथ का विस्थापन कम होता है, हम कहेंगे प्यारे बच्चों वो माध्यम क्या है बेटे? विरल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कब ज्यादा विस्थापन होगा और कब कम विस्थापन होगा, कब अपवर्तनांक ज्यादा होगा और कब अपवर्तनांक कम होगा? यह निर्भर करता है, मैंने पहले बताया था कि अपवर्तनांक निर्भर करता है माध्यम में प्रकाश की चाल पर। तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाएगी, और धीमी होने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्यारे बच्चों इसकी चाल बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। समझ में आ गई बात? ये बड़ी अच्छी बात बताई है। अब इसका मतलब अगर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकी तो मतलब विरल से सघन में गए हो, और उससे दूर हट गई तो इसका मतलब सघन से विरल में गए हो। और जब वो ज्यादा अभिलंब की तरफ झुकती है तो अपवर्तन ज्यादा है, और अपवर्तन ज्यादा है तो अपवर्तनांक भी ज्यादा है। तो इसका मतलब सघन माध्यम का मतलब प्रकाशिक सघन माध्यम। प्रकाशिक सघन माध्यम का मतलब उसमें अपवर्तनांक क्या है बेटा जी? अधिक है उसका। और अपवर्तनांक अधिक होने का मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ ज्यादा झुकेगी, और अभिलंब की तरफ ज्यादा झुकने का मतलब उसमें प्रकाश का वेग क्या है? कम है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाशिक सघन माध्यम क्या होता है, तो आपने यही कहना है जब एक माध्यम का अपवर्तनांक
दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में अधिक है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहा जाएगा। प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण विस्थापन अधिक होता है, यानी अपवर्तनांक अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो विस्थापन कम होगा, यानी अपवर्तनांक क्या होगा बेटा जी? कम होगा। आशा करता हूं समझ गए होगे आप। तो यहां पर सघन और विरल का मतलब द्रव्यमान के हिसाब से सघन या विरल का मतलब नहीं है, यानी यहां पर द्रव्यमान घनत्व नहीं देख रहे, बाहर देख करके सघन या विरल नहीं बता रहे, यहां पर प्रकाश की मात्रा देख करके सरल या विरल बता रहे हैं, सघन या विरल बता रहे हैं, सरल नहीं सघन। समझ में आ गई बात? तो यहां पर द्रव्यमान घनत्व की बजाय प्रकाशिक घनत्व देखना है आपने। तो किसे सघन माध्यम कहोगे? जिसका अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक किसमें अधिक होगा? जिसमें किरण अभिलंब की तरफ ज्यादा झुकेगी। अभिलंब की तरफ ज्यादा कब झुकेगी? जब उसमें प्रकाश का चाल कम होगी। प्रकाश की चाल कम वाले माध्यम को ही प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। अब ये कहता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है पहला, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। ठीक है, ये जल है बच्चों, ये जल हो गया। एक प्रकाश की किरण वायु में गमन कर रही है और जल में जैसे तिरछी प्रवेश करती है, करगी। ठीक है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी? तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि वायु विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो वायु से जल में प्रवेश करते उसकी चाल कम होगी, चाल कम होते ही वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो विस्थापन क्या होगा बेटे? अधिक होगा। आशा करता हूं समझ गए होगे आप लोग। प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है वायु से चल करके एक कांच की प्लेट में घुसता है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो इधर देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अपवर्तनांक किसके बराबर होता है। ये अपवर्तनांक किस कहां से कहां गई है? अपवर्तनांक किसका? ये प्रकाश वायु से 1.5, यानी कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, तो इसका मतलब वायु में जो गति है एयर में वो ऊपर रहेगी, और कंच में जो गति है ग्लास में वो कहाँ रहेगी प्यारे बच्चों? नीचे। बताइए अपवर्तनांक किसका दे रखा है? ग्लास का। याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक दे रखा है उसकी गति को नीचे रखना है और दूसरे की ऊपर। तो बताइए n कितना है बेटा जी? 1.50 है, बिल्कुल। बताइए यहां पर कितनी गति है प्रकाश की वायु में? या वायु में लगभग हम निर्वात वाली मानेंगे 3 × 10⁸, और यहां पर ग्लास में हमें निकालना है। तो बताइए Vg इक्वल टू क्या हो गया बेटा जी? 3 × 10⁸ बटे में 1.50, इतनी कम हो जाएगी। आशा करता हूं समझ गए होगे आप लोग। इसने कहा है एक प्रकाश की किरण वायु से ग्लास में घुसती है और उस ग्लास का अपवर्तनांक 1.50 है। वायु में प्रकाश का वेग दे रखा, निर्वात का मतलब वायु ही मानना उसे, और ग्लास में पूछ लिया। तो अपवर्तनांक किसका दे रखा है? ग्लास का। तो ये किसके बराबर होगा? वायु में प्रकाश का वेग बटा में ग्लास में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक की जगह अपवर्तनांक रख दो, वायु में यानी निर्वात में प्रकाश का वेग दे रखा है, ग्लास में निकाल दो बेटा जी। बड़ा सिंपल सा है। सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। हो जाएगा यार ये सारणी। तो बताइए अधिकतम प्रकाशित घनत्व किसमें है? जिसका अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक अधिक किसका है? ई रे का। इसलिए सबसे अधिक प्रकाशित घनत्व किसका है? ई रे का। और सबसे कम प्रकाशित घनत्व किसका है? वायु का। सिंपल सी बात है, अपवर्तनांक जितना ज्यादा प्रकाशित घनत्व उतना ही ज्यादा, अपवर्तनांक जितना कम प्रकाशित घनत्व उतना ही कम। अब कहता है आप केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दे रखे हैं, बताइए इनमें सबसे अधिक प्रकाश किस तीव्र गति से चलेगा? देखो भाई बच्चों, ये हो गया केरोसिन, ये हो गया जल, और ये हो गया तारपीन का तेल। तो बताओ सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? जल का है।
तो सबसे कम प्रकाशित घनत्व किसका है? जल का है। तो सबसे तेज प्रकाश की चाल किस में होगी? जल में होगी। उससे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? केरोसिन का है। उससे अधिक प्रकाशित घनत्व किसका है? केरोसिन का है। तो उससे कम चाल किस में होगी? केरोसिन में। सब इन तीनों में सबसे अधिक प्रकाशित घनत्व अपवर्तनांक किसका है? तारपीन का है। सबसे अधिक प्रकाशित घनत्व किसका है? तारपीन का है। तो सबसे कम चाल किस में होगी बेटे? तारपीन में होगी। बहुत बढ़िया। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन का अभिप्राय ये है कि वायु की तुलना में हीरे के अंदर प्रकाश का वेग 2.42 गुना कम होगा, क्योंकि अपवर्तनांक जितना ज्यादा प्रकाश का वेग उतना ही कम। आशा करता हूं बच्चों आप इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब कहता गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। हमने गोलीय दर्पण पढ़े थे। तो प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण में क्या होता है कि एक सतह जो है वो पॉलिश्ड होती है, पॉलिश की हुई चमकदार होती है, और उनके अंदर प्रकाश जो है वो परावर्तन करता है, टकरा करके मुड़ जाता, वापिस चला जाता, परावर्तन करता है। अब दर्पण नहीं पढ़ रहे, अब लेंस पढ़ रहे हैं। और लेंस के अंदर दोनों की दोनों जो सतह होती हैं प्यारे बच्चों, वो सतह पारदर्शी होती हैं। दर्पण अपारदर्शी था, वो प्रकाश को अपने अंदर से पार नहीं होने दे रहा था, जबकि लेंस पारदर्शी होता है। तो उसकी सतह जो है पारदर्शी होती है, इसलिए उसमें से प्रकाश की किरण टकरा करके परावर्तित नहीं होंगी, बल्कि अपवर्तित हो जाएंगी, पार निकल जाएंगी। ये सबसे बड़ा फर्क है दर्पण में और लेंस में। देखिए दर्पण अपारदर्शी होता है, प्रकाश की किरण टकराएगी और परावर्तित होगी, इसलिए वहां पर जो भी बिंब प्रतिबिंब बनेंगे वो परावर्तन से बनेंगे। जबकि लेंस जो है वो पारदर्शी होता है और प्रकाश की किरण टकरा करके उसमें से पार निकल जाएगी, इसलिए उसमें जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो प्यारे बच्चों अपवर्तन से बनेंगे। किससे बनेंगे बच्चों? अपवर्तन से। अभी मैंने एक बड़ी स्मूथ सरफेस को टच किया है प्यारे बच्चों, जिससे टकरा करके प्रकाश की किरण जो है वो वापिस लौट सकती है। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये दर्पण है ना, ये भी गोलीय है, यानी इनकी जो सतह है वो भी वक्रित है। क्या प्यारे बच्चों? वक्रित है। और ये दर्पण प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अब ये कहता है, उससे पहले ये कहता है क्या आपने इन दर्पणों को देखा है? सॉरी, इन दर्पण नहीं, सॉरी, लेंसों को देखा है। मैं दोबारा बताता हूं बच्चों, दर्पण नहीं लेंस बोल रहा हूं। तो जैसे दर्पण वक्रित थे, दर्पण गोलीय थे, ये लेंस भी गोलीय है बेटे। जैसे दर्पणों की सतह वक्रित थी, ऐसे ही इन लेंसों की सतह भी क्या है बेटे? वक्रित है। अब ये कहेगा दर्पण तो आपने देखे, क्या लेंस भी आपने देखे हैं ना? आपने लेंस को भी देखा है बेटा जी। अगर आप घड़ी ठीक कराने जाते हैं तो उसके पास एक छोटा सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसे आंख में लगा करके वो घड़ी को ठीक करता है प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात? तो अगर आप इन लेंसों को, लैब में मिल जाएंगे आपको, प्रयोगशाला में करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। इन लेंसों को अगर आप छू करके देखोगे ना बेटा जी, तो या तो ये बीच में से मोटे मिलेंगे, किनारों पर से पतले, या बीच में से पतले, किनारों पर से मोटे। इस प्रकार आपको साफ पता चल जाएगा कि इनकी सतह क्या है बेटे? वक्रित है। एक बात और बता देता हूं प्यारे बच्चों, दो प्रकार के लेंस होते हैं। कुछ लेंस ऐसे होते हैं जिनकी एक सतह तो समतल होती है और एक वक्रित होती है, जैसे ये रहा, ये। समझ में आ गई बात? ये यहां पर एक सतह तो वक्रित है और प्यारे बच्चों एक सतह क्या है? समतल है। ये सतह उत्तल है, तो ये उत्तल हो गया, और ये क्या हो गया बेटा जी? अवतल हो गया। और कुछ लेंस ऐसे हैं जिनकी दोनों सतह वक्रित है, ये रहा, दोनों सतह वक्रित है, या दोनों सतह ही वक्रित है। तो ये द्वि उत्तल हो गया, ये द्वि अवतल हो गया। जब एक सतह है तो उत्तल अवतल बोलेंगे, और जब दोनों सतह है तो द्वि उत्तल या द्वि अवतल बोलेंगे। तो देखो कितनी शानदार बात आ गई बच्चों। ऐसा लेंस जिसकी सिर्फ एक सतह वक्रित है उसे उत्तल या अवतल बोलेंगे, और जिसकी दोनों सतह वक्रित है उसे द्वि उत्तल या द्वि अवतल बोलेंगे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये उत्तल लेंस है, द्वि उत्तल लेंस।
और ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये लेंस है, ये हमने प्यारे बच्चों इसका ध्रुव ले लिया बीच में से। ये प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अब ये जिस भी गोले का भाग है उसकी अपना फोकस बिंदु, उसका अपना क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। इसीलिए दो गोलों के भाग हैं तो दो वक्रता केंद्र होंगे, दो फोकल बिंदु होंगे और दो ही फोकल लेंथ होंगी। दोनों तरफ बनेंगे इसके अंदर, ये याद कर लेना आप लोग। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस पर अनंत से प्रकाश की किरणें आई, जो वक्रता केंद्र, जो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आई। मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से प्रकाश की किरणें आई। इसमें से गुजरने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठी होगी। तो इसका मतलब उत्तल लेंस ने सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। दर्पण में ऐसा काम अवतल करता था, इसलिए दर्पण में तो अभिसारी कोण है, अवतल है, और लेंस में अभिसारी कोण है, उत्तल है। दर्पण में प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कौन करता है? अवतल। जबकि लेंस में ऐसा कौन करता है बेटे? उत्तल। यानी कि परावर्तन के बाद किरणों को इकट्ठा कौन करता है? अवतल। और अपवर्तन के बाद, पार गुजरने के बाद किरणों को इकट्ठा कौन करता है बेटा जी? उत्तल करता है। कौन करता है? उत्तल। ऐसे अभी यहां पर देखो ध्यान से, ये देखो, प्रकाश की किरणें आई और गुजरने के बाद फैल गई, और फैलने को अपसारी कहते हैं, अपसारी। और दर्पण में ऐसा काम किसने किया था? उत्तल ने। तो दर्पण में उत्तल अपसारी है और लेंस में अवतल अपसारी है। यह ध्यान करना है आप लोगों ने। समझ में आ गई बात? यानी कि दर्पण में प्रकाश की किरण, पहली बात तो ये सुनिएगा, प्रकाश की किरणों को, बहुत सी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना अभिसारी होता है। और दर्पण में ऐसा काम कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। इसलिए दर्पण में अवतल दर्पण अभिसारी है, और जबकि लेंस में कौन करता है? उत्तल। तो यहां पर उत्तल अभिसारी है। ऐसे ही प्रकाश की किरणों को फैलाना अपसारी है। तो दर्पण में ऐसा काम किसने किया था? उत्तल ने। और लेंस में ऐसा काम कौन कर रहा है? अवतल। इसलिए अवतल लेंस अपसारी है और उत्तल लेंस अभिसारी है। और ये दोनों लेंस प्यारे बच्चों हमने द्वि उत्तल और द्वि अवतल लिए हैं। अगली बात और सुनिएगा, जो ये किरणों का इकट्ठा होना, फैलना, ये लेंस में तो अपवर्तन के कारण होता है, पार निकल करके, और दर्पण में परावर्तन के कारण होता, टकरा के वापिस होने से। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों तल क्या होते हैं? पारदर्शी, और वो क्या होता है बेटे? अपारदर्शी होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होगे प्यारे बच्चों इन बातों को अच्छी तरह से। अब ये कहता किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो या अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। बिल्कुल दो गोलीय पृष्ठ हैं। दो तो हैं ही, ये रहा, दो ही तो गोलीय पृष्ठ हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इससे प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग है। बिल्कुल, ये भी एक गोले का भाग और ये भी एक गोले का भाग है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर दो गोलों के भाग मिले हुए हैं बेटा जी, तो वक्रता केंद्र भी क्या होंगे बेटा जी? दो होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एक को C1 बोल दोगे आप और एक को क्या बोल दोगे? C2। ऐसी फोकल बिंदु भी दो होंगे, एक को F1 बोल दोगे आप और एक को क्या बोल दोगे? F2। ऐसे ही वक्रता त्रिज्या भी दो होंगी, फोकल लेंथ भी दो होंगी। समझ में आ गई बात? ध्रुव जो है वो एक ही होगा और मुख्य अक्ष भी क्या होगा बेटा जी? एक ही होगा। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तो लेंस का वक्रता केंद्र प्राय C के द्वारा निरूपित किया जाता है, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए C1 और C2 से निरूपित करेंगे। किसी लेंस के दो वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा उसे मुख्य अक्ष कहेंगे। और लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है, जिसे वहां पर हमने ध्रुव कहा था, यहां पर हम उसे प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। वहां पर ध्रुव था तो उसे P के द्वारा निरूपित किया था, यहां पर प्रकाशीय केंद्र है तो O के द्वारा निरूपित कर दिया। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। बिल्कुल, प्रकाशीय केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाएगी, उसमें उसके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास
इसका क्या कहलाता है बेटे? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। तो ये द्वारक ही है बेटा जी, ये रहा, ये इसका द्वारक ही है। ये दो लेंस हो गए ना बेटा जी, ऐसे मिलाओगे तो जहां पर ये दो वक्रित सतह मिल गई बेटा जी, जहां पर ये दो वक्रित सतह मिली है ना, तो वहां पर तो बेटा जी एक वृत्त बन सकता है ना, और इस वृत्त का जो व्यास है इसी को हम बेटे क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? द्वारक। समझ में आ गई बात? एक बार देखिएगा, दोबारा बताता हूं। एक वक्रित सतह ये है, एक वक्रित सतह ये है, जहां पर ये दोनों वक्रित सतह मिली हैं यहां पर एक वृत्त बनता है बेटा जी, और इस वृत्त का जो व्यास है वही क्या कहलाता है बेटे? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? द्वारक। इस अध्याय में अपने विवेचन से हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से छोटा है। वही बात वहां पर हुई थी दर्पण में, वही यहां पर है कि द्वारक वक्रता त्रिज्या से क्या होना चाहिए बेटे? छोटा होना चाहिए। और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशीय केंद्र से क्या होना चाहिए बेटे? समान दूरी पर होने चाहिए। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। और जब किसी लेंस के समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है, वो चीजें प्यारे बच्चों हम इसमें देखेंगे। अच्छे, आशा करता हूं बच्चों इन चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। बाकी डिस्कशन बेटा जी हम कल करेंगे इनके बारे में, जो ये मतलब आपके बीम प्रतिबिंब वगैरह बन रहे हैं, तो 2-3 दिन में इस लेसन को हम पूरा कर लेंगे प्यारे बच्चों। बच्चों घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और कोरोना नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा बच्चों। और आपके परिवार में जिन लोगों की आयु भी प्यारे बच्चों 18 या 18 वर्ष से ऊपर है, आप सब ने उन लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से हमें छुटकारा मिले प्यारे बच्चों, तो टीकाकरण बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।